हम आज जो इकट्ठे हुए हैं वो हम लिनक्स के कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारा जो कोर्स है उसका नाम है RHCSA। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना क्वेश्चन होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह ताला आपको अभी अपनी बात मुकम्मल करने के बाद मैं मौका दिया करूँगा, तो आपने उसके बाद अपना क्वेश्चन रिपीट करके आप उसका आंसर ले लिया करें। लेकिन अपने तमाम लोग माइक ऑफ रखिएगा ताकि किसी साइड से कोई शोर वगैरह ना आए। हमारे कोर्स का नाम है RHCSA। आर से मुराद है जनाब रेड और एच से मुराद है हैट, रेड हैट। सी से मुराद है सर्टिफाइड, एस से मुराद है सिस्टम और ए से मुराद है एडमिनिस्ट्रेटर। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हम इसके लिए जमा हुए हैं। ये एक ऐसा फेमस कोर्स है। रेड हैट बेसिकली क्या है? एक वेंडर है। रेड हैट एक वेंडर है आपके पास, और ये एक ऐसा वेंडर है जो कि चूंकि आप सब लोग सिस्को से फेमिलियर हैं, तो सिस्को पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा ब्रांड है और एक ऐसा वेंडर है जो कि क्लेम ये करता है कि अगर आप मेरी डिवाइसेस को पढ़ लें तो मेरी डिवाइसेस के ऊपर काम करने का तरीका तो आपको पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरी डिवाइसेस के ऊपर काम करने के तरीके के साथ साथ मैं आपको एक्चुअल में नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स और नेटवर्किंग की चीज़ें समझा दिया करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर सिस्को को पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया की तमाम डिवाइसेस के ऊपर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर चीज़ बदलेगी तो वो तरीकाकार बदलेगा दूसरी डिवाइसेस को हैंडल करने का, उसके फीचर्स, उसकी कमांड लाइन, ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। बिलाल अपना माइक ऑफ कर लें। थोड़ी सी चीज़ें ऑफ होंगी, थोड़ी सी चेंज होंगी तो वो जो चेंज होती हैं वो जिस वेंडर पर आप काम कर रहे होते हैं उस वेंडर की थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिल भी जाती है और गूगल करने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सिस्को क्लेम करता है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो पूरी दुनिया की तमाम डिवाइसेस को खुद ही हैंडल कर सकते हैं, ऐसे ही लिनक्स के लिए रेड हैट कंपनी है, वो कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपने उनका कोर्स पढ़ लिया इट मीन्स कि आपने लिनक्स पढ़ ली, और अगर आपने लिनक्स पढ़ ली तो आप दुनिया के तमाम लिनक्स के ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, उसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होगा, माइनर सा, वो मेजर नहीं होगा, वो माइनर होगा और वो क्या फर्क होगा वो भी थोड़ी देर बाद चल के हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो होगी वेंडर की, रेड हैट। हमने इसी से आगाज क्यों किया? और भी काफी सारे वेंडर हैं, हम उनके कोर्सेज क्यों नहीं कर रहे? वो बात मैं पहले बता चुका हूं। जैसे पूरी दुनिया के अंदर फेमस तरीन नेटवर्किंग का जो वेंडर है वो सिस्को है और इसके कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, ऐसे ही रेड हैट एक कंपनी है जो कि लिनक्स की सबसे पुरानी कंपनी है। एक्चुअल में अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो अभी थोड़ी देर आगे चल के मैं एक बंदे का नाम बताऊंगा, लाइनस टोरवल्डर्स, जिसने लिनक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअल में उसने लिनक्स को इंट्रोड्यूस करवा के अपने आप को रेड हैट कंपनी के साथ बाउंड कर लिया। तो इस वजह से रेड हैट कंपनी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है आज। तो इसी वजह से अगर कोई रेड हैट को पढ़ लेता है तो उसने एक्चुअल में लिनक्स को पढ़ लिया और पूरी दुनिया के अंदर लिनक्स की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वो आसानी से काम कर सकता है। सर्टिफाइड एग्जाम की बात हो रही है जी। क्या एग्जाम का प्रोसीजर है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 2 एंड एडमिनिस्ट्रेटर 3, ये 3 पेपर्स हैं। तीनों पेपर के कोड भी मौजूद हैं। RH-124, RH-134 एंड RH-254, ये 3 पेपर्स हैं। इन तीनों पेपर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं देन आप कहलाते हैं कि आप RHCS से सर्टिफाइड है, यानी कि आप लिनक्स के एसोसिएट लेवल के इंजीनियर हैं। जिन लोगों ने मुझसे सिस्को पढ़ा है वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिस्को की भी CCNA से पहले 2 सर्टिफिकेशंस हैं, ICND1 और ICND2। तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिस्को के बहुत सारे कंपेटिटर्स भी थे, उन लोगों को देखते हुए सिस्को ने उन दोनों अपनी सर्टिफिकेशंस को मर्ज करके CCNA में कन्वर्ट कर दिया, ताकि लोग 2-2 अलग अलग पेपर ना दें, इतने सारे पैसे ज़ाया ना करें, बल्कि एक ही पेपर देकर
एसोसिएट लेवल की डिग्री हासिल कर लें, सर्टिफिकेट हासिल कर लें। बिल्कुल ऐसे ही रेड हैट कंपनी आपको कहती है अगर आप 3 पेपर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह पर एक सिंगल पेपर भी दे सकते हैं, जिसको वो रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही बोलते हैं। इसको प्योरली RHCS से ही बोलते हैं, और इसका जो पेपर कोड है वो है EX200। ये इसका पेपर कोड है। अगर आप ये एक सिंगल पेपर भी दे दें तो आप रेड हैट सर्टिफाइड कहलाएंगे एसोसिएट लेवल के, यानी कि आप RHCS से सर्टिफाइड कहलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। इसके बाद अगला स्कोप क्या है? पूरी दुनिया के अंदर जो सर्टिफिकेशन होती है उसके 3 लेवल्स होते हैं। एक एसोसिएट लेवल होता है, एक प्रोफेशनल लेवल होता है, और तीसरा होता है एक्सपर्ट लेवल। एसोसिएट लेवल के अंदर आपके पास एक बिगिनर लेवल का नॉलेज होता है, जिसके अंदर आप चीज़ों को चलाना जानते हैं और कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखते हैं। प्रोफेशनल लेवल के अंदर आप चीज़ों को डिज़ाइन करना थोड़ा बहुत और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, जबकि एक्सपर्ट लेवल के अंदर आप उसकी समझ लें इच्ची बिची जान जाते हैं, आप PhD कर लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही, चूंकि ये भी एक आपकी IT से रेलिवेंट डिग्री है, IT से रेलिवेंट सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर भी 3 टाइप्स की आपके पास लेवल्स मौजूद हैं। ये RHCS से फर्स्ट लेवल है, जिसको आप एसोसिएट लेवल बोलते हैं। इसके बाद आता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, जिसको आप RHCE बोलते हैं। ये प्योरली सर्वर्स की टेक्नोलॉजी है, सर्वर्स की दुनिया। इसका जो पेपर कोड है EX300। इस पेपर को करने के बाद आपके नाम के साथ लग जाता है कि अब आज के बाद आप रेड हैट के इंजीनियर बन चुके हैं। इसके बाद इसका जो एडवांस लेवल आता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम आर्किटेक्ट, RHCA। इसका पेपर कोड भी अभी मेरे ज़हन में नहीं है, जो भी आप इसको गूगल कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी है, रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट RHCSS। इसका भी पेपर कोड आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जो भी हुआ। तो हम बात को खुलासे की सूरत में देखते हैं, इसको लुबिल बाब इसका बयान करते हैं। हमने एक्चुअल में RHCSA से स्टार्ट लिया, जो कि इसका बिल्कुल एसोसिएट लेवल और बिगनर लेवल है, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनजर रखकर हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हमेशा से RHCSA नहीं था, इससे पहले इसको बोला जाता था RHCT। बेसिकली ये प्योरली एक अलग ही डोमेन थी, एक अलग ही सर्टिफिकेशन थी। इसके अंदर कुछ एडवांस ये टेक्नीशियन टाइप की थी, जैसे आपके पास CCENT हुआ करता था सिस्को का, जिसमें केबलिंग और टेक्नीशियन टाइप की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी। फिर ICND1 और ICND2 आता था, तो उन दोनों तीनों चीज़ों को मर्ज करके आपके पास जस्ट CCNA आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास RHCSA आया है RHCT, और इस लेवल की काफ़ी सारी चीज़ों को मर्ज करके आपने अभी देखा RHCSA 1, 2, 3, इन तीनों को भी इसके अंदर मर्ज किया गया RHCT के अंदर। इन चारों पेपर्स को मर्ज करके एक ही एसोसिएट लेवल की डिग्री बना दी गई है, जिसका नाम RHCSA रख दिया गया है। और उसके पेपर की कॉस्ट जो है वो $400 थी, जो कि अब इंक्रीज होके $600 हो चुकी है। पहला पेपर आपने देखा होगा जो कि बजाय नीचे आने के ऊपर गया है। उसकी वजह क्या है? वजह वही है जो मैंने अभी आपको बताया। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस IT से रेलिवेंट जो कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में सेकंड नंबर पर लिनक्स की RHCSA सर्टिफिकेशन का नंबर आता है आज भी। और आप पूछेंगे कि सर फर्स्ट नंबर पे किसका आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आज के जमाने के मुताबिक क्लाउड टेक्नोलॉजी है। तो क्लाउड की टेक्नोलॉजी के बाद जो दूसरे नंबर पर सर्टिफिकेशन आती है वो RHCSA आती है। अब मजे की चीज है कि तमाम वेंडर्स ने क्लाउड के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो लिनक्स का अपना भी जाती क्लाउड है। उससे भी हैरान कुन बात यह है
कि जिस वेंडर की सर्टिफिकेशन नंबर 1 पे है क्लाउड की, उसके बैक एंड पे लिनक्स का ही क्लाउड चल रहा है, ओपन स्टैक। तो हैरानकुन बात है ना। तो बेसिकली हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है कि अगर आप ये कर लेते हैं, ये वाहिद पूरी दुनिया के अंदर सर्टिफिकेशन है कि जिसका एग्जाम देने के बाद आपके नाम के साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। इसका एग्जाम देने के बाद अगर आप इसका एग्जाम दे देते हैं तो लोग आपको कंसिडर करते हैं कि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया है। उसकी वजह ये है कि इसका एग्जाम क्लियर करना इतना आसान काम नहीं है। इसकी लैब होती है, पहले डम्प्स होते हैं, डम्प्स के तो उनको भी पता कि रट्टा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तानी सिस्को की तरह नहीं है कि सिस्को ने चूंकि वो लगाया हुआ है अपना चक्कर, उसको पता है कि सब लोग रट्टा लगा के पास होते हैं, मेरे पेपर लीक आउट होते हैं, लेकिन उसको पैसे आ रहे हैं, उसको बुरा तो नहीं लगता। लेकिन लिनक्स वाले ऐसा नहीं करते, उन्होंने अपनी वर्थ बनाकर रखी हुई है आज तक। वो कहते हैं करना है, हमें पता है कि तुम रट्टा लगा के पास होते हो, लेकिन वो तुम्हारा रिटर्न होगा, हमने तुमसे लैब भी लेनी है। लैब इसकी प्योरली 2-3 घंटे की होती है। वो लैब क्लियर करेंगे तब जाके आपके नाम के साथ एसोसिएट डिग्री का टैग लगेगा, वरना नहीं लग सकता। आगे चलते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताते चलूँ यहाँ पर। अक्सर लोग जो कि अभी ऑनलाइन में बिल्कुल न्यू हैं, तो वो परेशान हो रहे होंगे, अपने पास रजिस्टर और कॉपी रखी होगी, तो इधर से देख देख के उसके ऊपर लिख रहे होंगे। आपने कुछ नहीं लिखना, ये मैं जो कुछ भी यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर टाइप कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको PDF की फॉर्म के अंदर ये सेव हो रही हैं, ये आपको मिल जाया करेंगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, नो टेंशन, इसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अब मैं लिनक्स की हिस्ट्री की बारे में बात करने लगा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई। अब मैं प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो कि एक हार्डवेयर को इंटेलिजेंट करता है डिफरेंट टास्क और डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी टाइप के निकले। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिस हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते थे उसी हार्डवेयर के ऊपर चलते थे, उसके अलावा वो किसी हार्डवेयर पे नहीं चलते थे। तो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम एक जिद्दत आई, AT&T कंपनी के अंदर एक बंदा था डेनिस रिची। बचपन में एक रिची रिच कार्टून होते थे, ये वो वाला नहीं है, ये डेनिस रिची इसका नाम था। AT&T कंपनी थी, उस कंपनी के साथ ये काम किया करता था। इस बंदे ने सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक से ज्यादा हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, और ये 1969 के अंदर इन्वेंट हुआ था सबसे पहले। इसको बाद में एनहेंस करके इसकी एडवांस शेप निकाली गई, और उस एडवांस शेप से बेसिकली फैमिली निकली। उस फैमिली को यूनिक्स फैमिली ही कहा जाता है। ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि आज की दुनिया में आपको कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल लेवल था, जस्ट थोड़े बहुत काम परफॉर्म करने के लिए था। इससे आगे ऑनवर्ड मजीद इन्हेंसमेंट करके, मजीद काम करके एक बाकायदा पूरी फैमिली इन्वेंट की गई। उस फैमिली का नाम यूनिक्स फैमिली रखा गया, और इस यूनिक्स फैमिली के अंदर कुछ वेंडर्स ने मिलके यूनिक्स के फ्लेवर्स इजाद किए। एक वेंडर था जिसने फ्री BSD इजाद की, एक वेंडर था जिसने सोलैरिस इजाद की। ये सन सोलैरिस एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना जो ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया के अंदर यूनिक्स का, उसका नाम उसने सोलैरिस रखा, सन सोलैरिस। उसने इसका नाम सन सोलैरिस रख दिया। तो ये प्योरली एक यूनिक्स की फैमिली है। तो इस लेवल की डिस्कशन कहीं मिल गई तो आप मुझे आके कह दीजिएगा सर जी आपने तो कॉपी पेस्ट किया, आपको ये डिस्कशन कहीं से नहीं मिल सकती। ये प्योरली बहुत इसके पीछे एफर्ट है, इतनी आसानी से आपको चीजें समझ नहीं आती। जो लोग लिनक्स पढ़ते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर जी एक तो इतनी लिनक्स निकल आई है पूरी दुनिया में, कभी काली कभी पीली, नीली पीली, पता नहीं कौन कौन सी लिनक्स निकल आई है, तो हम किसको कैसे पहचाने। तो मैंने ये जो अपनी पूरी जिंदगी की एफर्ट है, ये आपके सामने अभी ग्राफ की सूरत में बयान कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर फोकस करें। मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के अंदर यूनिक्स का फ्लेवर निकला, यूनिक्स को बाद में इनहेंस करके एक फैमिली इजाद कर दी गई, जिसको यूनिक्स फैमिली ही कहा जाता है। इसका मतलब फैमिली का ये होता है
कि उस फैमिली के अंदर जितने भी फ्लेवर्स इजाद हुए हैं, जैसे फ्री BSD है, सोलारिस है, IBM ने भी अपनी एक यूनिक्स फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम इजाद किया था जिसको IBMX बोलते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं यूनिक्स के, मैं यहां पर लिखने बैठूं तो काफी सारे लिख दूंगा, लेकिन हिंट देने का मकसद ये है कि इन तमाम फ्लेवर्स के अंदर से किसी एक फ्लेवर को भी आपने पढ़ लिया ना, आप बाकी तमाम फ्लेवर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फर्क कहां पे आता है? फर्क यहां पर आता है कि जिस वेंडर ने अपना अलग से एक फ्लेवर इजाद किया हुआ है, यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई खास बात तो होगी, उसका कोई अपना जाती प्री डिफाइंड टूल होगा जो कि सिर्फ उसी ने बनाया होगा। उस टूल स्पेसिफिक कमांड जो है ये आपको वही वेंडर बताएगा। इसके अलावा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी विंडो 7 है, विंडो 7 पे जैसा डाटा कॉपी होता था, विंडो 8, 8.1 और 10 में भी वैसे ही कॉपी होता है। फर्क क्या है? इन तमाम विंडोज के अंदर फीचर्स का फर्क है। जिस विंडो की जिस वर्जन के अंदर जो फीचर डाला गया, वो फीचर उसी वेंडर ने बता दिया पहले आपको कि ये इसके अंदर न्यू फीचर है। बिल्कुल ऐसे ही यूनिक्स फैमिली के अंदर भी आप दुनिया का जोन सा मर्जी प्लेटफॉर्म उठा लें, कोई भी वेंडर उठा लें, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सेम होगा। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से उस तमाम वेंडर्स के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो उनके फीचर्स होंगे, स्पेसिफिक जो टूल्स होंगे, उससे रेलिवेंट कमांड्स वही वेंडर आपको बताएगा। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं। एक निकली यूनिक्स फैमिली। इस यूनिक फैमिली का ना एक बहुत बड़ा इशू था, वो ये था कि ये वाला फ्लेवर जो है ना, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब इसका ये है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो इसको यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं, इससे मुराद ये है कि प्योरली प्रोग्रामिंग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोग्रामिंग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब आपको पहले इसको पढ़ना पड़ता है। इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि एक आम बंदा इसको आसानी से समझ नहीं सकता। ये इतना आसान काम नहीं है। कभी जिंदगी रही तो सोलारिस के ऊपर भी काम थोड़ा सा करेंगे, यूनिक्स फ्लेवर के ऊपर, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये इतना आसान काम नहीं है। ये अगर आप में से कोई बंदा इंजीनियर है ना, इंजीनियर से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि उसने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, IT इंजीनियरिंग की, तो उसको अगर उसने कभी ज़िंदगी में असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसको अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिन याद आते होंगे, यार कितनी जहरीली किस्म की लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही एक वाहियात किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप आसानी से समझ ही नहीं सकते। ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नई फैमिली इन्वेंट की गई इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से, जिसको आप लिनक्स की फैमिली बोलते हैं। आज आप और मैं जो लिनक्स बोलते हैं ना, ये बेसिकली एक फैमिली है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसको आप और मैं बोलते हैं। ये एक फैमिली है। फैमिली से मुराद ये है कि इसके अंडर जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो अलग अलग वेंडर के हैं। उनमें से जिस मर्जी किसी एक को भी आप पढ़ लेना, बाकी तमाम के ऊपर आप सेम लाइकली काम कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं होगा। ये लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बनाई गई यूजर फ्रेंडली। इसको आम बंदा थोड़ी सी हिम्मत करके पढ़ ले अगर, तो आसानी से इस पर काम कर सकता है। आम बंदे की मैंने बात की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात नहीं की। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसने बनाया था उसका नाम था लाइनस टोरवल्ड्स। ये अभी भी जिंदा है हैरानकुन तौर पे ये जिंदा है, और इसी बंदे ने ये लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और इसी ने उसके बाद अपने आप को रेड हैट कंपनी के साथ बाउंड कर लिया। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूनिक्स की तरह काफ़ी सारी खामियां थी। इनको बाद में मज़ीद बेहतर करने के लिए फिर काम किया गया और फिर इसके अंदर से 2 डिस्ट्रीब्यूशंस निकली, फिर इसी के अंदर से 2 फैमिलीज निकली। एक को आप बोलते हैं डेबियन फैमिली और एक को आप लिनक्स की फैमिली ही बोलते हैं। फर्क दोनों में क्या है? 80 तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि डेबियन सीरीज और लिनक्स सीरीज, इन दोनों में फर्क ये है कि 80% इनकी जो कमांड्स हैं, 80 से लेके 85% कमांड्स दोनों की सेम है। जो थोड़ा बहुत फर्क है ना, वो जस्ट एडमिन लेवल की कमांड्स का है। और वो क्या है, जब आप इन पर काम करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। इतनी को मेजर बड़ी कमांड्स नहीं है, वो थोड़ी बहुत ही हैं। बाकी दोनों तकरीबन सेम है। अपने माइक भी बंद करें।
हंसी आ गई। हाँ जी, चले जी। तो दो किस्म की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस निकल आई लिनक्स फैमिली के अंदर से ही, एक डेबियन फैमिली निकल आई आपके पास और एक लिनक्स फैमिली निकल आई। डेबियन फैमिली के अंदर ये वो सीरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनके आप नाम अक्सर सुना करते हैं, तो आप कहते हैं सर इतनी सारी लिनक्स निकल आई तो क्या करे बंदा, आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे। एक उबुंटू सीरीज, उबुंटू का यकीनन सबने नाम सुना होगा, इसका नाम तो किसी ने भी सुना नहीं होगा, कुबुंटू, ये भी एक लिनक्स है। बेसिकली लिनक्स नहीं है, ये डेबियन है। इसको अब लिनक्स ही बोलते हैं आम रूटीन में, लेकिन ये लिनक्स नहीं है, डेबियन सीरीज है। एक आपके पास मशहूर है जनाब काली लिनक्स, वाओ, पीली भी होती है एक, वैसे मजाक कर रहा हूँ। काली के बाद जनाब एक मशहूर है पैरेट लिनक्स, फिर एक मैक भी है जो एप्पल कंपनी की है, एक डेबियन लिनक्स भी है जो डेबियन नाम से ही मौजूद है। आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको पता लग जाएगा। ये तमाम लिनक्स जो है, ये सारी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं ये डेबियन सीरीज में आती हैं। अब आते हैं लिनक्स फैमिली के अंदर। लिनक्स फैमिली में टॉप ऑफ द लिस्ट जो वेरिएंट आपके पास पूरी दुनिया में मौजूद है वो रेड हैट है। रेड हैट कंपनी ने अपने 3 ब्रांड्स निकाले, एक का नाम उन्होंने रेड हैट ही रखा, ये रेड हैट कंपनी है। इस कंपनी ने अपने 3 वेरिएंट निकाले हैं लिनक्स के अंदर, एक रेड हैट ही कहलाता है, एक सेंट ओ एस कहलाता है, और तीसरा जो है वो फेडोरा कहलाता है। अब ये 3 को निकाले, ख़राब थे, कोई एक दूसरे के खिलाफ थे या उनमें आपस में इख्तलाफ था, ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये स्ट्रेटजी है रेड हैट की। जो रेड हैट है ना, ये बेसिकली एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज से मुराद ये प्योरली पेड है। इसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते इसकी रिपोजिटरी से, वो आपको पैसे मांगेगा, जब तक आप पैसे पे नहीं करेंगे तब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल डिट्टो कॉपी, एक एक लफ्ज, सिवाय इस रेड हैट और सेंटोस के अलावा कोई फर्क नहीं है इन दोनों में आपस में, ये टोटली फ्री है। अब आप कहेंगे सर जब तमाम सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे पेड हैं इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री है, तो फिर पेड क्यों रखा गया? पेड इसलिए रखा गया है कि वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ सपोर्ट भी मिलती है, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रेड हैट कंपनी का इंजीनियर बाकायदा लाइव आएगा और आपका इस मसले को रिजॉल्व करके देगा, आप उसको पैसे दे रहे हैं। जब आपको सपोर्ट नहीं चाहिए तब आप सेंटोस को इस्तेमाल करते हैं रेड हैट की जगह पे। रेड हैट एंटरप्राइज होती है और सेंटोस जो होती है फ्रीली अवेलेबल होती है। फेडोरा जो है ये भी एक उनका वेरिएंट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये स्पेशली डिजाइन किया गया है डेवलपर्स के लिए। जब भी लिनक्स के अंदर कोई न्यू टूल आता है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है, तो उन सॉफ्टवेयर्स को टेस्टिंग करने के लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो वेरिएंट मिलता है उसका नाम फेडोरा है। फेडोरा के ऊपर तमाम डेवलपर्स जो हैं वो टेस्ट करते हैं, अगर वो यहाँ पर पास हो जाए देन वो सेंटोस में जाता है, उसके बाद वो अपनी लाइफ मुकम्मल करके फिर रेड हैट के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये इसका एक तरीकाकार होता है। लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर एक बहुत मशहूर मरूफ एक लिनक्स है सूजे, जिसको ओपन सूजे भी बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, सूजे लीप है, उसके अलावा सूजे एंटरप्राइज है। आपकी दुनिया के अंदर एक ईआरपी सॉल्यूशन बहुत मशहूर है जिसको एसएपी बोला जाता है, सैप। सैप की वजह से ये लिनक्स मशहूर हुई है, वरना इसको तो कोई जानता ही नहीं था। एक्चुअल में एसएपी जो है वो रेड हैट कंपनी के साथ पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तब एसएपी इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, तो रेड हैट कंपनी ने इतने ज़्यादा इसको लिफ्ट नहीं कराई। उस दौरान एसएपी कंपनी ने, सैप ने सूजे के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आप अपनी लिनक्स के ऊपर हमें सपोर्ट दें, हम अपना टूल आपके ऊपर इंस्टॉल करेंगे और आप उसकी सपोर्ट भी दिया करेंगे। इनका आपस में एग्रीमेंट हो गया। थोड़े अरसे के साथ साथ ही दोनों ने मिलकर मेहनत की और एसएपी सैप जो ये पूरी दुनिया का सबसे फेमस तरीन ईआरपी सोल्यूशन बन गया। अब रेड हैट वाले आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं सूजे के साथ, इसलिए उसको रिफ्यूज़ करके किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सूजे पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है, वरना इसको कोई मुंह भी नहीं लगाता था, इसको कोई देखता भी नहीं था। इसके अलावा इसकी मशहूरी की कोई खास वजह नहीं है। एक ओरेकल लिनक्स है जिसको अब रेड हैट ने बाय कर लिया था और रेड हैट को अब आईबीएम ने बाय कर लिया। तो इसका मतलब है रेड हैट, ओरेकल, ये सारी इस टाइम आईबीएम के अंडर है। ओरेकल लिनक्स, ओरेकल ईआरपी भी पूरी दुनिया का मशहूर तरीन ईआरपी है और ये ईआरपी ओरेकल लिनक्स के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। एक्चुअल में ये रेड हैट की डिटो कॉपी ही है, प्योरली रेड हैट की डिटो कॉपी है। एक राउटर लिनक्स होती है,
फिर डॉग लिनक्स होती है, साइंस लिनक्स होती है, और बहुत सारी लिनक्स होती हैं। तो इन तमाम में जो फ़र्क है वो जस्ट इनके अपने ज़ाती वेंडर्स के टूल्स का ही है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। एक लिनक्स को पकड़ लें तो आप तमाम लिनक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, और अगर आप एक डेबियन की सीरीज में से किसी एक वेरिएंट को पकड़ लें तो आप बाकी तमाम वेरिएंट्स के ऊपर भी खुद काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनमें फ़र्क नहीं है। सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करता जाऊं तो जो आप पूरी दुनिया के अंदर जो विंडोज़ इस्तेमाल करने के आदी हैं, विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आप में से जो एक्सपर्ट हैं, बल्कि सारे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, आप सब लोग जानते हैं कि विंडो के हर एक सॉफ्टवेयर के साथ एक एक्सटेंशन होती है। MSI भी होती है, .exe भी होती है, और भी काफ़ी सारी होती हैं। exe ज़रा फेमस है, ये विंडोज़ की एक्सटेंशन है, जिससे पता लगता है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर ईजाद हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है, तो उससे पता लगता है ये सॉफ्टवेयर किसका है। डेबियन सीरीज के लिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनको .deb बोला जाता है, और जो मैकिन्टॉश के लिए होते हैं, जो एप्पल ने बनाए हैं, उनको उनका स्पेशल एक नाम होता है डेब के अलावा, अब मेरे जिन से इस वक्त निकल गया है, अभी याद था, बहरहाल उसको देखकर मैं बताता हूँ आपको। जो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सॉफ्टवेयर ईजाद होते हैं उनको .rpm बोला जाता है, इसको rpm एक्सटेंशन कहा जाता है। ये मेरी इस बात का सबूत है जो मैंने कहा कि इस फैमिली के अंडर जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे सब सेम होंगे। तो ये इस बात का सबूत है, अगर आप एक .rpm का सॉफ्टवेयर पकड़ लें तो वो रेड हैट पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, सेंटोस, फेडोरा, सूजे, ओरेकल, राउटर, डॉग, साइंस, यानी कि जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, जितनी भी लिनक्स के अंडर आती हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरिएंट्स, वो तमाम के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब के सब लिनक्स के अंडर ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप .deb वाला कोई सॉफ्टवेयर पकड़ लें तो वो उबुंटू, काली लिनक्स, पैरेट लिनक्स, मैक और डेबियन, इन सब के ऊपर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम के तमाम डेबियन के अंडर ही आते हैं। आज के बाद आपने कभी अगर लिनक्स का नाम सुना तो परेशान नहीं होना कि इतनी सारी लिनक्स हम क्या करें। जस्ट आप उसकी डिटेल में जाएं और डिटेल में जाके देखें कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का किस वाली फैमिली के साथ ताल्लुक है। ये डेबियन फैमिली की सीरीज है, ये लिनक्स फैमिली सीरीज है, या ये यूनिक्स की फैमिली की सीरीज है, ये किस फैमिली की सीरीज के साथ ताल्लुक रखता है। तो आपने उस फैमिली को यकीनन पढ़ा होगा, आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा, अच्छा 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 इस पर ये वाली इस टाइप की कमांडें चलेंगी। कमांडें लिनक्स की सेम है, डेबियन और लिनक्स के ऊपर 85% तकरीबन सेम है। जो फर्क आता है वो थोड़ी सी एडमिन लेवल की कमांड्स का आता है, और यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर तकरीबन 20% सेम है। 80% जो है वो चेंज है कमांड्स, 20% सेम है, 80% चेंज है। तो आप समझ ले कितना मेजर फर्क है यूनिक्स और लिनक्स के अंदर। लिनक्स चूंकि यूजर फ्रेंडली बनाई गई है और यूनिक्स चूंकि यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा ताल्लुक है RHCS से लिनक्स के साथ। तो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लिनक्स फैमिली के अंदर जाके रेड हैट को पढ़ेंगे, और रेड हैट का हम सेंटोस वाला वर्जन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्योरली रेड हैट की कॉपी है। हम रेड हैट को यूज़ इसलिए नहीं करेंगे, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। हम फिलहाल ये काम नहीं कर रहे, हमने इनसे कोई किसी भी किस्म की सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं की, इसलिए हम सेंटोस पर काम किया करेंगे। सेंटोस पे काम करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास ये फ्रीली अवेलेबल है, तो हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर ये फ्रीली अवेलेबल है तो अब हमें आगे आगे ये भी पता होना चाहिए कि यार इस फ्रीली अवेलेबल के कितने वर्जन्स हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स, और क्या क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब उसी के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। हम चूंकि रेड हैट की बात कर रहे हैं, तो अब मैं रेड हैट कंपनी से रेलिवेंट जितने वेंडर्स हैं, सॉरी जितने वेरिएंट्स हैं, जितने वर्जन्स हैं, उसके वाले से बात करने लगा हूं। अब ये रेड हैट से मुराद मैं फेडोरा, रेड हैट और सेंटोस तीनों ले रहा हूं, तो आपने ये नहीं बात करनी कि पता नहीं सर सिर्फ रेड हैट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेड हैट के अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ना इनका वर्जन, वो था RHEL4, यानी कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 4। ये ऑब्सोल्यूट हो गया 5 के आने के बाद, यानी कि RHEL5 आया। 5 आज भी आपको देखने को मिलता है। इससे आगे ऑनवर्ड जो आया RHEL6 आया। 6 के बाद RHEL7 वाला वेरिएंट आया, और अब जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है वो RHEL8 है, जो कि पूरी मार्केट में अवेलेबल है।
हम जिस पर काम करेंगे वो 7 पर काम करेंगे। सवाल, सर 6, 5, 4 और 8 पे क्यों नहीं काम कर रहे? 4 को तो छोड़ ही देना ये तो वैसे खत्म हो गया। 5 को भी छोड़ दें, जो आपको नजर आता है ये भी तकरीबन आपको ना ही आने के बराबर है। जो पुराने सर्वर चल रहे हैं, जिनको डर के मारे छेड़ नहीं रहे कि यार अगर उनको दोबारा से छेड़ा जाए, उनको अपग्रेड किया जाए तो कोई चीज़ें मिस हो जाएं, एप्लीकेशन क्रैश ना कर जाए, डेटाबेस क्रैश ना कर जाए, इस वजह से आपको वो पुराने चलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा उन पर काम करने का मौका नहीं बनेगा। RHEL 6 पर काम करने का मौका बन सकता है, 7 पर तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। 8 पर मिले ना मिले किस्मत की बात है। उसकी वजह ये है, ये भी रिसेंटली आया है, और रिसेंटली जो चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर दुनिया सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि अभी वो बग फ्री नहीं होते। उसमें इतने ज़्यादा बग्स होते हैं कि जब तक वो 2-3 साल अपना गुजारना ना जाए मार्केट में, तो लोगों को यकीन नहीं आता। और रेड हैट प्योरली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये प्योरली सर्वर साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लाइंट साइड का नहीं है। क्लाइंट साइड के लिए ये डेबियन की सीरीज है, उबुंटू और कुबुंटू। इसी तरीके से कि मिंट लिनक्स भी होती है। मिंट लिनक्स जो है ये भी आपकी डेबियन सीरीज है, ये भी आपके क्लाइंट साइड की एक लिनक्स बनाई गई है, जो कि मिंट लिनक्स है, जो तकरीबन उसकी कॉपी बनी है आपकी विंडो 10। विंडो 10 वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने मिंट लिनक्स को कॉपी करना स्टार्ट किया था, तो मिंट को कॉपी कर करके विंडो 10 बनी है। तो ये क्लाइंट साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। रेड हैट प्योरली सर्वर साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि अब हम सर्वर से रेलिवेंट, सर्वर को मद्देनजर रखकर कि सर्वर के ऊपर क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। रेड हैट 6 को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसके ऊपर काम करने का मौका आपको थोड़ा मिलेगा। अगर मैं प्योरली आपको रेड हैट 6 पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तो हमारी डिस्कशन का पाथ ही चेंज हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि रेड हैट 6 और रेड हैट 7 के अंदर मेजर डिफरेंस करके पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया गया। रेड हैट वालों ने अपने रेड हैट 6 से निकल के रेड हैट 7 पर जब वो आए हैं, उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज कर दिया है। अगर मैं आपको 6 पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, इसका मतलब हम ओल्ड टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। 7 और 8 में जस्ट 1-2 टूल्स का ही फर्क है, जिसमें अब वो वेब GUI भी आ गई है लिनक्स की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई हैं। तो कॉकपिट आ गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो बस इसके अलावा और कोई इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो ज़रा बड़े लेवल का फ़र्क है, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ज़िंदगी लग जाएगी। वो डेटा सेंटर का फ़र्क है। इसके अलावा कोई आपके लेवल का इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। इस वजह से अगर मैं 7 भी पढ़ा दूँ, इट्स ओके, आप आसानी से पूरी दुनिया में काम भी कर सकते हैं, और इसमें आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। तो हम 6 को इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 6 बिल्कुल ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो वो तो वैसे ही दुनिया से ख़त्म होने वाली है। 7 को इसलिए पढ़ें क्योंकि इसी से रेलिवेंट अब आगे टेक्नोलॉजी चल रही हैं, और इस वजह से हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बातें हैं प्योरली लिनक्स के ऊपर, यानी कि अब हमने सेंटोस हमने रेड हैट 7 को पढ़ना है, और रेड हैट 7 के लिए हम सेंटोस 7 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी बात करते हैं। आप लोग जो कि अभी इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ अर्ज़ किया कि अभी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको अपने पास नोट पैड के ऊपर कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगी चीज़। और इसी के साथ साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, इन तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। साथ ही उसी PDF के साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना। जब आपको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो उसके साथ साथ एक मैं रिसोर्सेज का फोल्डर भी शेयर करूंगा। उस रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर ही आपको सेंटोस 7 भी मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आज हम एक काम करते हैं, बल्कि हम इससे आगे नहीं जाते, बल्कि चलें आगे जाने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। आज थोड़ा सा लिनक्स के वाले से डिस्कशन कर लेते हैं कि लिनक्स होती क्या है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक यूज़र होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको आप बोलते हैं, और कुछ पार्टीशंस होती हैं जिनके ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड को संभालता है। ऐसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी एक यूज़र होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी कुछ पार्टीशंस होती हैं जिनके ऊपर उसको कमांड हासिल करनी होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशंस के साथ। आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जब आप अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज़ को आप पहली पार्टीशन बनाते हुए इंस्टॉल करते हैं। उस पार्टीशन का नाम ऑटोमेटिकली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम C रख देता है, उसको आप C ड्राइव बोलते हैं।
तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि सी ड्राइव के अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है। बिल्कुल ऐसे ही लिनक्स के अंदर भी एक ऐसी पार्टीशन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी लिनक्स इंस्टॉल होती है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। उस पार्टीशन को ROOT रूट बोला जाता है, लेकिन लिखा रूट नहीं जाता, लिखते उसको बैकस्लैश के साथ है। तो जहां भी आपको बैकस्लैश नजर आए आप समझ जाएं ये जस्ट लाइक सी पार्टीशन है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पूरी की पूरी लिनक्स इंस्टॉल है। तो आपने आज के बाद अपने दिमाग में ये बिठा लेना है, जहां भी आपको स्लैश लिखी नजर आए ना, इस स्लैश का मतलब ये है कि आप रूट पार्टीशन की बात कर रहे हैं, इसको रूट बोला जाता है। दूसरी पार्टीशन होती है स्वैप, ये भी आपको बनानी होती है। किताबों के अंदर बड़ा घटिया किस्म का फॉर्मूला है जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आई। स्वैप के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी जो रैम होती है ना, इसको हाफ कर दे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। रैम का जो हाफ होता है ना वो स्वैप देनी चाहिए। मुझे नहीं आज तक ये बात समझ आई, पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल हम स्वैप को समझते हैं। स्वैप क्या होती है? लेट सपोज मेरे पास जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के अंदर 12 GB रैम लगी हुई है। मैंने इस 12 GB रैम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ इंस्टॉल की हुई है। लेट सपोज मेरे पास इस वक्त 10 GB फुल हो गई है, यानी कि मेरा जो हार्डवेयर है वो 10 GB इस्तेमाल कर रहा है। मीनवाइल मुझे एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी है। वो एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसको 4 GB रिक्वायर्ड है, तब वो एप्लीकेशन चलेगी। अब एक प्रॉब्लम है, 4 GB का मतलब ये है कि आपके पास 14 GB होनी चाहिए, मेरे पास तो 12 GB है। अब होगा ये कि जब आप इस एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे ना, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबके साथ ही ऐसे होता है, आपका ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन से हो जाएगा हैंग। अब ना आपका माउस चलना है, ना आपका कीबोर्ड चलना है, ना आपका कुछ और चलना है, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो विंडो होती है या लिनक्स होती है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक्चुअल में तो उसके बैक एंड पे एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर मेमोरी होती है जो रैम होती है, रैम के अलावा भी और काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं, आपके वो रजिस्टर्स होते हैं आपके आईओज होते हैं, आपकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी के अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ भी होती है जिसके अंदर आपकी वो छोटी सी मेमोरी होती है। आप कभी भी कोई भी बटन प्रेस करते हैं, माउस हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब की कमांड उसके अंदर जाके सेव होती है। वो भी आपकी इस वक्त फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो गया। अब इस चीज़ से बचने के लिए, चूंकि ये सर्वर साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक स्वैप नाम की चीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस स्वैप का मतलब ये है, लेट सपोज मेरे पास हार्ड ड्राइव है 500 GB। इस 500 GB के अंदर से मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को 480 GB दे दी और 10 GB मैंने इस स्वैप को दे दी। तो अब मेरे पास जो अवेलेबल रहेगी हार्ड डिस्क वो 480 रहेगी। एक्चुअल में है 500 ही है, लेकिन मैंने 480 वर्चुअली, मैंने ये वर्चुअली सारा काम किया, फिजिकली नहीं किया। मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर छुरी नहीं चलाई, आधी काट के साइड पे कर दी और आधी, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने वर्चुअली काम किया जो कि फिजिकली नहीं है। वर्चुअली मैंने ये किया कि 480 GB मैंने हार्ड ड्राइव दे दी अपने हार्डवेयर को कि तुम इस्तेमाल कर लो, और 10 GB मैंने हार्ड ड्राइव के अंदर से स्पेस एलोकेट कर दी स्वैप को। स्वैप क्या होता है? स्वैप बेसिकली आप कह सकते हैं ये वर्चुअल रैम होती है, और ये तब एक्टिव होगी जब आपके पास आपकी फिजिकल रैम फुल हो जाएगी। अब देखिए आपके पास टोटल 4 GB रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जो कि अभी हमने एग्जांपल ली है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल 2 GB है। आपका फौरन से जब हार्डवेयर हैंग होने लगेगा तो आपकी ये स्वैप फौरन से अप हो जाएगी। स्वैप के अंदर 10 GB अवेलेबल है, तो स्वैप के अंदर से 2 GB ऑक्यूपाई होके इसको मिल जाएगी, और बाकी 8 GB अभी भी फ्री है। तो ये स्वैप वो चीज़ होती है जो होती तो हार्ड डिस्क का पार्ट है, लेकिन ये वर्चुअल रैम होती है। एक्टिव तब होगी जब आपके पास फिजिकल मेमोरी जो है, फिजिकल रैम जो है वो फुल ऑक्यूपाई हो जाए, फुल टाइम वो यूज हो जाए, तब जाके आपके पास स्वैप एक्टिव होगी। यहां तक उम्मीद है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर मेरा है। जी पूछे। सर 10 GB किधर गई?
ओह वाह यार, क्या आपका क्वेश्चन है। नहीं जी, 90 GB कर देते हैं इसको शुक्रिया। क्या क्वेश्चन था यार। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन हो? लिनक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है मेरा। जी पूछें। एक तो ये सर, ये जो आपने फ्लेवर्स वगैरह बता दिए जो हमारे पास डेबियन के अवेलेबल होते हैं, हाँ जी। जिसमें आर्च भी इसी में ही आती है। आर्क लिनक्स? जी सर। जी वो लिनक्स है, वो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डेबियन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे जो याद पड़ता है। लेकिन अच्छा, जो सर एक्सएफसी या जनोमे होता है और ये लिनक्स मिंट के आगे सिना, मतलब उसको एक्चुअली ये एक्सएफसी और जनोमे नहीं नहीं, एलएक्सडी, ये क्या? हम आगे हम इसकी बात करेंगे। ये ग्राफिकल इंटरफेस के वर्जन्स हैं, हम अभी आगे चल के इनकी बात करने ही वाले थे। इसके अलावा यहाँ तक जो हमने बात की, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, बाकी बातें इंशाल्लाह हमने आगे करनी है, मैंने अभी बताना ही था ये। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? हाफिज एहसान साहब, एहसन साहब, जी सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सही समझा। जबरदस्त। हाफिज साहब, मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई समझ आ भी रही है? ओके है सर, सब कोई मुश्किल तो नहीं ना हो रही, समझ आ रही है ना? कोई मुश्किल नहीं, सब समझ आ रहा जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। चलें जी, आगे चलते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है, माइक जरा अपने ऑफ कर लीजिएगा। अब ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आपने अपने लिनक्स को इंस्टॉल करते हुए कितनी स्पेस एलोकेट करनी है स्वैप को। नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूं कि स्वैप के लिए कहा यह जाता है कि आपकी रैम की हाफ होनी चाहिए। और 12 GB रैम कभी किसी सर्वर में देखी है आपने? सर्वर में रैम इतनी नहीं होती, सर्वर में रैम होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 96 GB, 256 GB। अब सोचें ज़रा कि आप 256 GB का हाफ करें तो वो कितना बनता है? इतनी सारी जीबी आपको स्वैप को देने की क्या ज़रूरत है? अगर आप स्वैप को इतनी ज़्यादा जीबी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये कर रहे हैं, आप ये एग्जेम्पशन कर रहे हैं कि मेरी कभी रैम इतनी ज़्यादा फुल हो जाए तो स्वैप के अंदर से इतनी सारी जीबी मैं ऑक्यूपाई कर लूँगा। तो जब आपको पता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा जीबी स्वैप के अंदर कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके रैम ही उतनी बढ़ा लें। इसको कॉमन सेंस की बात कहेंगे ना इसको, ये तो नॉन सेंस है कि आप स्वैप के ऊपर बैठे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि स्वैप है वर्चुअल मेमोरी, ये है एक्चुअल में फिजिकल हार्ड ड्राइव ही, लेकिन सॉफ्टवेयर को आपने ऐसा उसको कमांड दे दी है सॉफ्टवेयर को कि सॉफ्टवेयर उस स्पेस को एलोकेट कर लेता है फॉर वर्चुअल रैम, फॉर वर्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन वो एक्चुअल में है तो नहीं ना। तो आपको अच्छे तरीके से पता है एक चीज फिजिकल, एक चीज वर्चुअल है, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी में तो इशू होता ही होता है, थोड़ा बहुत जो होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत मेजर फर्क होता है। वर्चुअल चीज वैसी परफॉर्म नहीं कर सकती जैसी आपकी एक्चुअल चीज परफॉर्म करती है। अब एक्चुअल रैम के ऊपर अपने ट्रांजिस्टर्स आए, हर चीज लगी होती है, वर्चुअल रैम के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो एक्चुअल में हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव जितनी हिम्मत करके रैम बन सकती है वो उतनी बन गई है, लेकिन वो आपको परफॉर्मेंस एक्यूरेट नहीं दे सकती। तो इसी वजह से जब आप अपने सर्वर्स की डिजाइनिंग करते हैं तब आपका अक्लो शऊर इतना ज्यादा आला दर्जे पर होना चाहिए कि आपको खुद पता हो कि आपने कितनी स्वैप एलोकेट करनी है और कितनी रैम आपको चाहिए। आपने एक्चुअल में उसके अंदर इंस्टॉल क्या करना है, जो जितनी रैम प्रोड्यूस करेगा वो कितनी यूज करेगा, तो आप उसी वाले से अपनी चीजों को इंस्टॉल करते हैं और कन्फिगर करते हैं। अब आज की लास्ट बात करते हैं फिर आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन देखेंगे लिनक्स की और फर्दर आगे बात करेंगे। आज की लास्ट बात है जनाब बूट लोडर। ये क्या बला होती है? आप सब लोगों का इसके साथ कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा, क्योंकि माशाल्लाह सब लोग आईटी से रेलिवेंट है और सब लोग माशाल्लाह पुराने हैं, इतने पुराने हैं जो दो बसां पुठियां चलती हैं सन, तो इतने पुराने हैं सारे। तो इस वजह से आप सब लोगों को यकीनन अंदाज़ा होगा कि बूट लोडर क्या होता है। बूट लोडर का तकरीबन आप सब लोगों के साथ वास्ता पड़ा ही होगा। कैसे? मुझे याद है जब हमारे पास विंडोज़ एक्सपी का दौर होता था ना, या विंडोज 7 का भी दौर होता था, तो कभी कभी ऐसा आ जाता था ब्लैक स्क्रीन आती थी जब मैं लैपटॉप ऑन करता था या सिस्टम ऑन करता था और ऊपर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ना टॉप के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक वाइट कलर के फॉन्ट के साथ ना कुछ लिखा होता था कि बूट लोडर नॉट फाउंड। तो हम कहते थे लो जनाब विंडो ख़राब हो गई है, नवी विंडो कर दो। यही टोटका होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हमारा जितना डेटा होता था सारा ज़ाया हो जाता था। उस दौर में इतना ज़्यादा पता नहीं था लोगों को कि डेटे को
आप निकाल भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था। तो बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बायोस के बाद चलता है। ये एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर को पता होता है कि किस पार्टीशन के अंदर, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगी। ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें। आप जब बटन दबाते हैं अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जिसका भी है, तो वो जिस ब्रांड का भी वो आपके पास वो जिस ब्रांड की मशीन है, डेल, HP जो भी है, वो इतना बड़ा ऊपर डेल HP लिखा आता है, इसको बायोस बोलते हैं। बायोस चली, डेल HP लिखा आया, फौरन से आगे विंडोज़ का लोगो आता है और विंडो लोड हो जाती है। 2 मिनट के लिए सोचिएगा ज़रा, आपके इस हार्डवेयर को कैसे पता लगता है कि HP के लोगो के बाद विंडो ही लोड करनी है, और विंडो आपको पता ना कहाँ होती है, C ड्राइव के अंदर। ये आपका लैपटॉप D ड्राइव के अंदर क्यों नहीं घुसता? ये E ड्राइव के अंदर क्यों नहीं जाता विंडो को लोड करने के लिए? ये हमेशा C के अंदर ही क्यों जाता है? और C के अंदर आपकी इतनी फाइल्स होती हैं, उसको उसके अंदर कैसे पता लगता है उन फाइल्स के अंदर से, उन फोल्डर्स के अंदर से कौन सी ऐसी स्पेसिफिक फाइल है जिसको लोड करेगा तो विंडो लोड हो जाएगी? इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इसको समझाता है कि भाई फलां जगह पर जा, वहां पर तुझे फाइल मिलेगी, उसको लोड कर और ऑपरेटिंग सिस्टम को ले आ। अब वो जो इसको समझाता है ना, वो बूट लोडर होता है। और बूट लोडर का काम सिर्फ इतना नहीं होता, बूट लोडर का काम इससे भी आगे होता है। तो बात करते हैं स्टार्ट बूट लोडर से। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी करूंगा आगे जाके डिटेल में, जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह ताला इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। विंडोज़ का जो बूट लोडर होता है उसका नाम होता है NTLDR, और जो लिनक्स का बूट लोडर होता है इसका नाम होता है ग्रब। एक लीलो भी होता है। अब जो लिनक्स 7 आई है, रेड हैट 7 जो आपके पास आई है, इसके अंदर इसका नाम चेंज हो गया है ग्रब 2। और सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, वर्जन भी चेंज हो गया, इसकी कैपेबिलिटी भी चेंज होगी। इसके अंदर काफ़ी सारे मेजर फ़र्क आए हैं। वो क्या आए हैं, जब हम बूट लोडर को बाकायदा तस्करा कर रहे होंगे तब इसकी बात करेंगे। बूट लोडर को आप MBR भी बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसको क्यों बोलते हैं? और इसके साथ साथ आप इसको सेक्टर 0 भी बोलते हैं। ये क्या होता है? सेक्टर का साइज जो होता है ना, वो होता है 512 बाइट्स। टोटल जो सेक्टर का साइज होता है, ये सेक्टर क्या होता है? बूट लोडर जो इंस्टॉल होता है ना, उस बूट लोडर की एक स्पेस की बात की जा रही है। उसकी जो स्पेस होती है वो 512 बाइट्स होती है। ये बूट लोडर की स्पेस नहीं है। बूट लोडर के अंदर एक छोटी सी चीज होती है जिसको सेक्टर बोला जाता है। उस सेक्टर का साइज होता है 512 बाइट्स। इन बाइट्स के अंदर से इसके अंदर भी पार्टीशंस होती हैं। ये हार्ड ड्राइव के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन एलोकेट कर दिया जाता है बूट लोडर को, और वो 512 बाइट्स का होता है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 512 बाइट्स होती है। तो पार्टीशन जो होती है आपकी पहली जो इसके ऊपर होती है, उसको आप सेक्टर 0 भी बोलते हैं। सेक्टर 0 को ही बेसिकली आप MBR बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये क्या होता है? ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपकी पूरी हार्ड ड्राइव का डेटा रखा होता है। अब आप कहेंगे सर 512 बाइट्स के अंदर कैसे आप जीबीज का डेटा रख सकते हैं, टीबीज का डेटा रख सकते हैं? तो डेटा रखने से मुराद ये है, डेटे की इंफॉर्मेशन रखी होती है। एक रजिस्टर होता है इसके पास, जिस रजिस्टर के अंदर लिखा होता है कि ये फाइल इस पार्टीशन की, इस फोल्डर की, इस जगह पर पड़ी हुई है और इसका साइज ये है। तो आपकी हार्ड ड्राइव का भी एक टेबल होता है। वो बकायदा उस टेबल के अंदर पूरी हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन होती है कि हार्ड ड्राइव का क्या साइज है, कहां पर कितना डेटा पड़ा है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, कितने चंक्स हैं, किस चंक के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर, किस सेक्टर के अंदर कहां पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, कौन सा रीड हो रहा है, कौन सा राइट हो रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पार्टीशन टेबल के अंदर होती है, और वो पार्टीशन टेबल आपका MBR के अंदर रखा जाता है। यही वजह है कि जब आपका बूट लोडर उड़ता है तो बूट लोडर के साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन ही उड़ जाती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आएगा लोड होने के लिए। लेकिन यहां पर एक बात है, बूट लोडर जब उड़ता है ना तो आपका MBR नहीं उड़ता। MBR एक छोटा सा सेक्टर होता है, इसको सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। ये आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर ही होता है। हार्ड ड्राइव के अंदर होने की वजह से इतनी आसानी से ये डिलीट नहीं होता।
अगर ये खुदा ना खास्ता कभी डिलीट हो जाए, आपकी हार्ड ड्राइव फारिग है, आपको ना ये स्पेस नजर आनी है कभी हार्ड ड्राइव की, क्योंकि हार्ड ड्राइव को खुद नहीं पता होगा मेरी स्पेस क्या है। उसका पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो पार्टीशन टेबल होता है, वो तो कोने में पड़ा हुआ था जो कि आपसे गलती से डिलीट हो गया। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो ना जाए। तो हम जब इसका टॉपिक करेंगे हम इसको भी सिक्योर करेंगे, क्योंकि हैकर जो होते हैं उनका सबसे पहला काम ही होता है सर्वर को उड़ाना है, इसका बूट लोडर उड़ा दो। बूट लोडर नहीं उड़ाते तो MBR उड़ा देते हैं। तो MBR को सिक्योर कैसे करना है, बूट लोडर को कैसे सिक्योर करना है, ये आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम बातें करेंगे। तो टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट काफ़ी देर पहले का उसने मुझे एरर दिया था। बस हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद दोबारा मीटिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपने लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। आप सब लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों का मेगा के ऊपर अकाउंट बना हुआ है वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना वो काइंडली mega.nz, मैं अभी ग्रुप के अंदर भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, उस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के मैं अपना ईमेल सेंड करता हूँ। उस ईमेल के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, फेसबुक की तरह वहाँ पे रिक्वेस्ट भी भेजी जाती है। मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं आपके साथ फोल्डर शेयर कर दूंगा जिसके अंदर हम ये सारा अपना अब से ऑनवर्ड डेटा रखा करेंगे, अपनी वीडियोज़ भी और अपनी ऑडियोज़ भी, सब कुछ मैं उसके अंदर रखा करूँगा। तो उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाया करेगी, सारा डेटा भी और बाकी चीज़ें भी। और रिसोर्सेज वाला फोल्डर भी आपको वहाँ मिल जाएगा, जो चीज़ आपने डाउनलोड करनी है कोई कर लीजिएगा, जो वहाँ देखनी है देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। जी अब्दुल क़य्यूम पूछें क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है जी सर, ये जो ग्रब है, ग्रब 2, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? इसकी एक्सटेंशन कोई नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर ही, हाँ जी ये सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये वो उस टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं होता जो एक्सटेंशन के साथ आता है। ये एंटी LDR की एक्सटेंशन तो होती है ना? .exe हाँ जी जी क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में था तो हम लोग ना विजुअल सी में API कॉल करके ना तो पाथ देके इस फाइल का ना तो .exe को रीनेम कर देते थे एंटी LDR को ना। अच्छा तो विंडो नहीं बूट होती थी। हाँ जी बिल्कुल, वो हमने वजह देख फिर ली वो है। लोग या फिर वो बंदा आता था, हाँ जी विंडो नहीं हो रही, फिर जाके ना डॉस में उसको रीनेम कर देते थे, चल जाती। हाँ जी ऐसा इधर भी हो सकता है, ग्रब के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ना स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। एक चीज़ याद रखिएगा, लिनक्स और विंडोज़ में ना मेजर जो फ़र्क है, माइक ऑफ कर लीजिएगा, लिनक्स और विंडोज़ में। अच्छा किसी और का है? काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है जनाब। अब ठीक हो गया। अच्छा जी, विंडोज़ और लिनक्स में ना जो मेजर फ़र्क है वो एक्सटेंशंस का ही है बेसिकली। विंडोज़ के अंदर ना बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, हर चीज़ की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है, लिनक्स के अंदर बहुत थोड़ी सी एक्सटेंशंस हैं और वो जो है ना वो स्पेसिफिक है, वो उसी काम के लिए हैं। बाकी कोई भी चीज़ आप बगैर एक्सटेंशन के चलाते हैं लिनक्स के अंदर, इधर एक्सटेंशंस का कोई रोला नहीं है। जो है वो स्पेसिफिक है और वो फिक्स है किसी स्पेसिफिक काम के लिए। आप कोई फाइल बनाएं विदाउट एक्सटेंशन वो चलेगी, कोई फोल्डर बनाएं, उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर बना दें, कुछ भी कर दें विदाउट एक्सटेंशन वो सब कुछ चलेगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर एक्सटेंशन का इतना रोला नहीं है। लेकिन कुछ है, जो है कहाँ पे है वो हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं बस ये है कि ग्रब का जब ये लोड होती है लिनक्स, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है ना? जी बिल्कुल फिर ऐसा, तो ये सिस्टम में नहीं रन नहीं हो रही होती है, जी ऐसा ही, बिल्कुल सही आपने, तो इजीली डिलीट हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल, ये इसको डिलीट भी किया जा सकता है। जी वकास पूछें क्वेश्चन। वकास आपका रेज हैंड रेज है, पूछें। ये आवाज आ रही है मेरी आपको? अब भाई ये थोड़ी थोड़ी आ रही। ये पूछना चाह रहा था कि इसकी एक्सटेंशन होती है वो CFG नहीं होती? नहीं, CFG से मुराद है कॉन्फ़िग फाइल, वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की एक्सटेंशन है, इसकी नहीं है। हम ग्रब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सही, क्योंकि ग्रब 2 को हम कहते हैं वो कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ऐसा है ना, इसमें हम खुद ही पाथ दे सकते हैं उस ड्राइव का जहाँ पे रूट यानी विंडोज पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ऐसा है, हम करेंगे भी, हमारा ये बकायदा टॉपिक है। मैंने जब सिक्योर करने की बात की तो सिक्योर के अंदर हम पासवर्ड लगाएंगे, वो इसी फाइल के अंदर जाके लगाएंगे जिसका भी आपने नाम बोला, CFG, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसमें पासवर्ड भी लगाएंगे और थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करेंगे, कुछ हरकतें करेंगे, देखेंगे वाकई कुछ होता है, ताकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ आपको समझ आ जाए, प्लस ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ आ जाए। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी हरकत कर दे, कोई और एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको तंग करने के लिए जानबूझ के ग्रब की फाइल के अंदर जाके एडिट कर दे और आप फंसे हो। आपकी डे टाइम की ड्यूटी थी सर्वर के ऊपर,
आप जब गए हैं तो पता लगा सर्वर ही बूट नहीं हो रहा, वाह क्या बात है, आपके सर पे सारी कंपनी आके खड़ी हो जाए, जनाब सर्वर नहीं चल रहा, और हमारे हाथ पांव भूले हों, क्या हो गया क्या हो गया। तो परेशान नहीं होना, हम ट्रबल शूटिंग स्टेप्स को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप चीज़ों को लेकर चलेंगे, आपको समझ आएगी कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो क्या इशू हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो तो क्या इशू हो सकता है। हम ग्रब की फाइल को भी इंशाल्लाह छेड़खानी करेंगे। लेकिन सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है कोई भी पंगा करेगा उसका तो नाम आ जाएगा सामने। यही तो फ़र्क है लिनक्स के अंदर और विंडोज़ के अंदर। आप जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे चल के बात करेंगे। लिनक्स के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है रूट, जो आगे जाके हमने पढ़ना है, वो उसको कोई नहीं पूछता। आप एक से ज़्यादा रूट भी क्रिएट कर सकते हैं उसी आईडी के साथ, तो वो रूट ही सारे शो होंगे, वो उनके नाम नहीं आएंगे। अभी आगे चल के जब हम यूज़र मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तब ये मैं बात बताऊंगा, फिर आपको ये मेरी बात समझ आएगी जो मैंने अभी बोला है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जितने मर्जी आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, उनको राइट्स आप रूट के दे दें तो किसी बंदे का नाम नहीं आएगा, नदीम, कलीम, हमीद, कोई नाम नहीं आएगा, सब के आगे रूट ही लिखा आएगा। तो पता ही नहीं लगेगा कौन है, किसने हरकत की है, ये नदीम ने की है, कलीम ने की है कि हमीद ने की है, कोई पता नहीं किसी को। तो उसका भी एक हल है, और ये बिल्कुल ब्लंडर है जो अक्सर कंपनी में मैं देखता हूँ ये गलत करते हैं कि वो रूट के प्रिविलेजेस दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे देते हैं, गलत करते हैं, फंसना भी बाद में उन्होंने खुद ही है, ट्रैक नहीं कर सकते किसने क्या हरकत की है। तो हम उसका एक मुतबादिल हल देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड है और प्रोफेशनल वे है, हम उसको देखेंगे। ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो जी? नहीं सर, ठीक, थैंक यू। नुमान आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया यार, लगता है माशाल्लाह आपको हर बात समझ आ रही है। ये सारा कुछ किया हुआ है मैंने, 50,000 दफा ग्रब करके वो दोबारा वो खत्म हो जाए, मेरी विंडोज भी नहीं थी बूट होती, फिर मुझे दोबारा जाके करना पड़ता, लिनक्स से लाइव बूट करा के, ये सारा मैंने देखा हुआ है, ये इसका मुझे पता है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। हाँ जी हाफिज साहब, समझ आ रही है कुछ आपको? समझ आ रही है। अच्छा एक चीज है, एक तो ये कि आपने बताया कि जिस तरह से बूट लोडर वर्किंग करता है, लाइक विंडोज के अंदर हम देखते हैं कि हम एक फर्स्ट पार्टीशन बनाते हैं विंडोज इंस्टॉल करते वक्त, उसमें एक छोटी सी 500 MB की होती है सिस्टम रिजर्व जी, जिसमें वो साथ, जिस तरह आपने बताया कि हर चीज इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, अगर वो मुझे तो विंडोज बूट नहीं होती, मैंने boot ये loader कह देता है। मैंने ये जुमला नहीं बोला कि वो वाली पार्टीशन 500 MB की वो डिलीट हो जाए तो ऐसा होता है, उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने बूट लोडर की बात की, बूट लोडर डिलीट हो जाए तब आपका विंडो लोड नहीं होती। अब ये जो MB आ रहा है ये तो हार्ड डिस्क के यानी कि इंटरनल सॉफ्टवेयर, तो इसको भी यानी कि डिलीट किया जा सकता है, इस तरह बिल्कुल का भी यानी कि होता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और करते भी हैं लोग किसी को तंग करने के लिए। तब आपकी हार्ड ड्राइव फारिग हो जाती है, उसके बाद फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस वेंडर के पास भेजनी पड़ती है, वेंडर उसमें सॉफ्टवेयर करके भेजता है, आप नहीं कर सकते उसमें। ठीक। ये विंडोज का जो बूट लोडर है उसका क्या नाम है? NTLDR, ये मैंने लिखा तो है सामने, ये हाँ तो ये मतलब जब डिलीट करते हैं तो ये NTLDR दोबारा तो